नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित श्रद्धा, भारतीयता आधारित स्नेह, भारतीयता आधारित प्रेम, भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित ये पुनः कहा जा रहा है। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाने हेतु उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये कथानक एपिसोड हमारे उन गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों को समर्पित है, उनके दुख दर्द को समर्पित है, उनकी इस विपत्ति को समर्पित है और उन पर जो तरह तरह के जो संकट आ रहे हैं एक के बाद एक पहले उनको जो है केजरीवाल जैसे लोगों ने वो घरों से निकलवाया, फिर जो है वो आनंद विहार जैसे लोगों आनंद विहार में इकट्ठा करवाया और फिर इसके बाद वो उनको मजबूर किया घरों से निकल करके आनंद विहार में इकट्ठा हों। इसके बाद वो पैदल ही अपना चले जा रहे हैं बिहार, लखनऊ, पटना और उनमें जो माताएं बहनें हैं कुछ प्रसव वेदना पीड़ा से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये सिलसिला जो है बहुत और फिर इसके बाद तब जाकर सरकारें जागती हैं कि उनके लिए बसें किया जाए, वो किया जाए। ये मानसिकता तो है, जब ये मानसिकता और ये कार्य करने की शैली कि जब आग लगती है तब ये लोग कुआं खोदते हैं, कुआं खोद करके उसमें पानी निकाल करके तब उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। ये इनकी कार्यशैली, इनकी मानसिकता है। तो इससे कोई देश को राहत मिलने वाली नहीं है। मुख्यतः जो औरंगाबाद में जो मालगाड़ी से मजदूर जो माने पटरियों पर थे वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। फिर औरैया के पास जो सड़क पर जो दुर्घटना हुई, हादसा हुआ, उसमें भी उसके शिकार हुए, मृत्यु हुई। तो ये स्थिति है, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, न कोई उनको एहसास करवा पाता है, न कोई एहसास कर पाते हैं कि वो इस देश के नागरिक हैं, ये व्यवस्थाएं उनके लिए हैं। ऊपरी सतही तौर पर कुछ भी कर लीजिए, नारे जरूर लगा दीजिए, ढिढोरे बाजी जरूर कर लीजिए। नारा हुआ, ढिढोरा बाजी हुआ, फोटो खिंचवाना
ये संस्कृति तो, ये आदत तो बिल्कुल घर कर गई है और यही पूरी समस्या की जड़ है। जब भी मजदूरों की बात आएगी तो वहाँ राहुल जरूर देखेगा और पूरा बीजेपी वाले मैदान छोड़ देंगे। झुग्गी झोपड़ी में कोई भी बीजेपी वाला जो है वो नहीं दिखता है, हमेशा वो राहुल ही दिखते हैं। तो ये भी एक साजिश है कि इन जगहों पर ये बीजेपी वाले जानबूझ कर के लिए राहुल जैसे गद्दार लोगों को के लिए मैदान छोड़ दे क्यों। तो अभी जो अपने मजदूर भारतीय भाई बहनों की पर चर्चा कर ले, इसके बाद वो समस्या पर हम लोग आएंगे। तो इस तरह की बात, तो इसके संबंध में भारतीय जनता दल ने कई बार निवेदन किया था, ये जो दान देने वाले हैं वो सरकार को दान न दे। पहली बात, सरकार को दान देने का मतलब गड्ढे में डालना। कैसे गड्ढे में डालना कि उस गड्ढे में जो कि राजीव गांधी जो था उस बात को स्वीकार था कि ये वो गड्ढा है कि जिसमें गरीबों के लिए 100 रुपया डालने पर उस गरीब को सिर्फ 5 रुपया मिलता है। अब तो सुनने में आया कि शायद वो 5 रुपया भी शायद नहीं मिलता है। ये गड्ढा बनाया हुआ मोदी जी का नहीं है, मानता हूँ, लेकिन मोदी जी ने 6 सालों में विकास की बात तो बहुत की, लेकिन इस गड्ढे को कैसे ठीक किया जाए कि 100 रुपया डालने पर उसको 100 रुपया मिले, हमारे गरीब को, सिस्टम को ठीक किया जाए, इस पर कुछ नहीं किया उन्होंने। बल्कि पता नहीं या तो उनका दिमाग चलता नहीं है, किसी ने सिखा दिया शायद डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अरे महोदय, जान लीजिए, कोई भी टेक्नोलॉजी लाएंगे उसको मनुष्य ही ऑपरेट करता है, और जो मनुष्य ऑपरेट करता है अभी उसके नियत में भ्रष्टाचार और लूटने की और इसे लूट की कमाई करने का एक आदत है। चाहे डीबीटी या डीबीटी का बाप आप ला दीजिए। तो टेक्नोलॉजी से सुधार नहीं होगा, अनुशासन से होगा। ये मोदी जी भी जान लें और मोदी जी के सलाहकार भी जान लेंगे। इस पर वो कुछ काम किया नहीं। तो पहला आवश्यकता है कि उस प्रणाली को, सिस्टम को, उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि कोई भी स्कीम के लिए यदि उसमें धन लगाया जाता है, पूंजी लगाई जाती है, तो उतना वो लक्ष्य पर उतना बिल्कुल 100% वहाँ पहुँचे। और ऐसा करना आसान भी नहीं है, ये टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, एक कटिबद्ध तरीके से देशभक्ति के जज्बे से, अवाम परस्ती और मुल्क परस्ती के जज्बे से ये मुमकिन है, संभव हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। वैसे सुभाष चंद्र बोस ने तो टाइम मांगा था 25 से 30 साल तक उनकी तानाशाही। तो 25 से 30 साल नहीं लगी तो उसी के आसपास वो 10-20 साल तो लगेगा, क्योंकि लोगों की आदतें इतनी खराब हो गई हैं भ्रष्टाचार करने की, गलत तरीके से पैसे कमाने की, चाहे अपने ही भाई के या गरीब भाई के दुख दर्द पर कमाई करनी हो तब भी। तो ये करने की ज़रूरत है। बल्कि विकास से मोदी जी के लिए ये भारतीय जनता दल का निवेदन है कि ये विकास करने के बजाय यदि ये सिस्टम को आप ठीक कर दिए होते तो वो राहत उनको मिल जाया करती। और विकास का भी काम ये, यदि सिस्टम को आप ठीक कर देंगे तो विकास की गति में भी जो है कई गुना तेजी आ जाएगी। लेकिन ये आपकी अकल में नहीं आया, ये आपके मनसा में नहीं आया। अब जो है गरीबों के नाम पर इतने 1000 करोड़ दे दिए, इतने 1000 करोड़ दे दिए, ये ढिढोराबाजी ये जो है ये तो JNPC वाले भी करते थे और वही आप भी कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो एक तो ये है कि उस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, और सिस्टम जो है वो सख्ती और अनुशासन से ही संभव है। सख्ती अनुशासन से मतलब कि वही प्रेरणा जो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो तानाशाही बोलते हैं कि किसी देशभक्त राष्ट्रभक्त के तानाशाही सिस्टम द्वारा, तो तानाशाही तो माना नहीं, लेकिन सख्ती बहुत आवश्यक है। तो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, आवाम परस्ती के जज्बे से सख्ती
और अनुशासन। तो और इसी तरह की सीख हमको, प्रेरणा हमको हमारे आदरणीय मुगल सम्राट व औरंगजेब से भी मिलती है, सख्ती, अनुशासन, नियम पालन। तो सख्ती, अनुशासन, नियम पालन और निष्पक्षता, ये भी बहुत बड़ा हथियार है प्रशासन का, निष्पक्षता और चुस्त दुरुस्त, प्रभावी और प्रभावकारी। इससे यदि आप लगातार करेंगे तो कम से कम 10 साल 15 साल के बाद लोगों की आदत छूट जाएगी, और जितने भी इस तरह के भ्रष्ट मानसिकता के हैं, लूटने वाले मानसिकता के हैं, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो या तो सिस्टम से निकल जाएंगे, या वो बहुत दंडित होंगे, या माने अपनी मानसिकता को छोड़ देंगे। एक तो ये उपाय। लेकिन ऐसा करने के लिए फिर जिसमें कि हमारे गरीब मजदूर भारतीय भाई बहन भी आते हैं, ऐसे लोगों को चुन करके आपको सत्ता में भेजना है। ये जो सवाल है कि ऐसे लोगों को चुन करके, इस पर हमारे गरीब मजदूर भारतीय भाई बहन भी और काफ़ी लोग भी गंभीर नहीं होते हैं, और अनाप शराब जवाब दे करके मैंने उसका एक ईमानदारी से हल ढूंढने का, रास्ता ढूंढने का बात कभी नहीं करते। तो ये समस्या जो पड़ी रहेगी, उनका उन पर संकट आता रहेगा, विपत्तियाँ आती रहेंगी, वो इस तरह के हादसों के शिकार होते रहेंगे। और राहुल जैसे लोग जो है वो दिखावे के रूप में उनके पास जाकर के फ़ोटो खिंचवाते रहेंगे। बीजेपी के लोग जो है राहुल जैसे गद्दार लोगों को देश के दुश्मनों के लिए जो है मैदान जो छोड़ते रहेंगे, और इस तरह की कार्यक्रम वो चलता रहेगा। तो इसका समाधान वही है कि हम अपने भारतीय भाई बहनों को और हमारे गरीब भाई की कम से कम जब चुनाव आता है तो गंभीरता से पात्र लोगों को ही चुनने का मन बनाएं, ताकि इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उसका अस्थायी हल, मुस्तकिल हल वो हो सके और उसका निदान हो सके, और उनको एक मतलब कि राहत मिल सके। ये बहुत जरूरी है। इसी संबंध में इस बीजेपी सरकार की कुछ कायराना हरकतों और कृतियों को भी बताना बहुत जरूरी है। बीजेपी सरकार की, जो मोदी सरकार की, परसों एक समाचार में या जी न्यूज़ में देखा जा रहा था कि समित पात्रा जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कह रहे थे कि हमारे जो बीजेपी शासित प्रदेशों के हैं वो तो ट्रेन को जाने की परमिशन दे रहे हैं और बाकी राज्य परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो वही गिना रहे थे कि राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, पंजाब की सरकार, ममता बनर्जी विशेष करके, समित पात्रा वकील भी हैं, उनको जानने की जरूरत है। और भारतीय जनता दल उनको सिखा रहा है कि प्राथमिकता मजदूरों की है, प्राथमिकता हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों की है। तो उस दुख दर्द के लिए जो संविधान में प्रावधान दिया गया है राज्यों को अनुशासित करने का, उसका प्रयोग मोदी जी कब करेंगे? समित पात्रा ऐसे लोगों को भारतीय जनता दल बताना चाहता है कि संविधान में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं राज्यों को अनुशासित करने का। यदि अनुशासन बना है तो उनको भंग करके सीधे शासन अपने हाथ में लेने का, बिल्कुल स्पष्ट है। सिर्फ ये उपदेश देने का कि राज्य सरकारें नहीं मान रही हैं परमिशन, अब केंद्र सरकार उनसे परमिशन ले, इससे बड़ी कायरता और लानत कोई हो नहीं सकती समित पात्रा जी। और यदि ये समाचार उनके समित पात्रा तक मिलता है तो जाता है तो भी इस बात को समझ लें कि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, देश की व्यवस्था है, उसमें केंद्र को निर्बाध शक्तियाँ दी गई हैं अनुशासित राज्यों को अनुशासित करने का भी, और जो अनुशासन न माने तो उसको तुरंत उसको बर्खास्त करके शासन को अपने हाथ में लेने का भी। इसके रहते आप जो है
बस ये कह रहे हैं कि ये सरकार हमको परमिशन नहीं दे रही है, सरकार परमिशन दे रही है। आपको धिक्कार भी है, लानत भी है, और वो इस तरह की कायरता मत दिखाइए आप। और मोदी जी के जो सलाहकार हैं, कानून मंत्री वगैरह है, वो सब लोग जान लें इस बात को। ये यदि कोई सरकार, इसलिए कि हमारे जो विपत्ति में, संकट में फंसे हुए मजदूर भारतीय भाई बहनों के, तो वो विपत्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न कि कोई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या अशोक गहलोत या कैप्टन अमरिंदर सिंह या भूपेश बघेल। ये मानसिकता डेवलप करिए, और आपके मस्तिष्क में ये हमारे गरीब और असहाय भारतीय भाई बहन और उनका दुख दर्द, उनकी विपत्ति, उनका संकट आपके दिमाग में प्राथमिकता के रूप में होना चाहिए। यदि वो प्राथमिक है तो फिर फिर ममता बनर्जी की सरकार रहे चाहे जाए, भूपेश बघेल की सरकार रहे चाहे जाए, अशोक गहलोत की सरकार रहे चाहे जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार रहे चाहे जाए, उद्धव की सरकार रहे चाहे जाए, यह कोई मायने नहीं रखता है, बशर्ते बीजेपी मोदी सरकार के ज़हन में होना चाहिए कि जो हमारे गरीब, असहाय और इसमें विपत्ति के मारे हुए, संकट के मारे हुए गरीब भारतीय भाई बहनों को कुछ राहत पहुंचाना है, तो यदि ये प्राथमिकता आपके दिमाग में हो तो लेकिन ऐसा क्यों कर रहे थे? जाहिर सी बात है, वोट बटोरने के लिए। ये तो देश के जो खतरनाक दुश्मन हैं उनको पाल करके दिखा रहे हैं वोट बटोरने के लिए। तो ये जैसे खतरनाक दुश्मनों से भी खतरनाक है ये, सिर्फ वोट के लिए। बात वहीं चली जाती है। और इसी तरह कुछ ऐसे खतरनाक खेल तो बहुत कुछ इस देश में खेला जा रहा है। और एक वीडियो जरूर दिया जाएगा कि आखिर हमारे देश में देश के खिलाफ गद्दारी करने पर लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता है, लोगों का खून खौलता क्यों नहीं है? क्यों एक साथ गद्दारी करने वाले को लोग वोट दे रहे हैं, उनको संसद में भेज रहे हैं, उनको जो उनकी सरकार में बनवा रहे हैं। ये बहुत बड़े दुख की, बहुत बड़े आश्चर्यक्रम और बहुत बड़े दुख की बात है। इस पर एक वीडियो दिया जाएगा, लेकिन वीडियो से ही बात नहीं बनेगी। हम लोग जब आप लोगों के बीच में आएंगे ये समझाने का प्रयास करेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कि नारा लगवाने वाले को के साथ जो है वो गुस्सा नहीं आया। जैसे किशोर अजवानी वो जो है वो जो है टॉक शो चलवाया, उस टॉक शो में उस गद्दार कन्हैया कुमार के प्रवचन को सुनने के लिए एक अच्छा खासा जनमत था। वो काफ़ी लोग बैठे थे, ऑडियंस था सुनने के लिए, जनसमूह था। तो ये जो बीमारी है कि भारत अपने देश के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ कोई गुस्सा, कोई क्रोध, कोई उबाल, कोई खून खौलना नहीं होता है। इसके तमाम प्रमाण हैं। सबसे लेटेस्ट प्रमाण है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये खुलेआम जो है नारा लगवाया गया जेएनयू के प्रांगण से, उसके साथ बिल्कुल खुलेआम ये साथ दिया केजरीवाल ने, उसको दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। ये सवाल बहुत बड़ा है। ये सवाल बार बार पूछेगा भारतीय जनता दल, तो पूछता ही रहेगा। तो किशोर अजवानी ने उस गद्दार कन्हैया कुमार के साथ टॉक शो चलवाया। उसने कुछ जो ऑडियंस भी इकट्ठा कर लिया। उसका प्रवचन, उसका गद्दार कन्हैया कुमार का प्रवचन और प्रलाप सुनने के लिए। और कुछ वो आगे बढ़ के कह रहा है कि नारा लगा तो क्या हुआ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, नारा लगा तो क्या हुआ, भारत की बर्बादी तक नारा लगा तो क्या हुआ।
इससे न तो कोई टुकड़ा हुआ, न तो कोई बर्बादी हो गई, तो इसमें नाराज होने की कौन सी बात हो गई। भारतीय जनता दल ने उसकी मानसिकता की ओर चेताया कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी माँ बहन को गाली दे, तुमको गुस्सा नहीं आएगा किशोर आजवानी, तुमको गुस्सा जरूर आएगा। जबकि गाली देने वाला कुछ जिस तरह की गाली देता है वो आपकी माँ बहन के साथ कुछ करता नहीं है। ये बहुत समझने की जरूरत है। जहाँ व्यक्तिगत अपने खुद की बात हो तो कुछ और स्केल और पैमाना, देश की बात हो तो कुछ और पैमाना। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल समाज से, देश की बाहर कर देना चाहिए। आज भी न्यूज़ 18 इंडिया का जो मालिक है अभी भी उसको रखे हुए है, उस गद्दार जो है किशोर आजवानी को। हमारा तो निवेदन है मोदी सरकार से कि इस न्यूज़ 18 इंडिया को बंद करें और जो है मजबूर करें कि ये जो है वो किशोर आजवानी को भी उसी के साथ लें। लेकिन हम बोल किसके लिए, जो मोदी की सरकार खुद कन्हैया कुमार जिसने नारा लगवाया उस पर 36 महीने में तो चार्जशीट इसने बनवाया, और फिर 8-9 महीने में केजरीवाल की केस लेके बैठ गया। तो किससे यह देश उम्मीद करे। सारे गद्दारों को पालने वाले मोदी, सारे देश के दुश्मनों को पालने वाले मोदी। और मोदी जी ये भूलें ना इस बात को, किसी एपिसोड में बताया गया है कि ये देश पूरा हिसाब आपसे लेगा कि आप इस देश के दुश्मनों को, ये बात सही है कि आपके देश के दुश्मनों को आपने पैदा नहीं किया, पैदा करने वाली तो जीएनपीसी है, उसने ही पाला पोसा। लेकिन इसमें आप सारे देश के दुश्मनों को, यानी उनका विनाश करने के बजाय, उनको ठिकाने लगाने के बजाय, उनका नाश करने के बजाय, उनको इस भारत की धरती से मिटाने के बजाय आप इन सारे सांपों को दूध पिला रहे हैं, आप इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और इनके उल्टे आरोप भी झेल रहे हैं ताकि वो आरोप इनके सर से हट जाए। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, कितना बड़ा राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं मोदी जी, ये आप समझ लीजिए। मोदी के समर्थक लोग भी समझ जाए इस पर। तो जब भी ये इस बात को होता है, भारतीय जनता दल याद दिलाना चाहता है, जब भी चूँकि झोपड़ी में कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो वहाँ राहुल ही दिखता है। जब भी मजदूर की बात आती है तो वहाँ राहुल ही दिखता है। बीजेपी लोग के लोग वो मैदान राहुल के लिए छोड़ देते हैं और फिर और उसी जो फोटो इस तरह का है गद्दार राहुल का, ये गद्दार किस्म के जो चैनल हैं, NDTV, आज तक, ABP न्यूज़, न्यूज़ नेशन, सब दिखाते हैं। तो हमारे देश की आवाम, हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें, ये चैनल इस देश के शत्रु हैं, बहुत खतरनाक हैं और देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है ये चैनल। इनको कैसे समाप्त किया जाए, मोदी जी से अनुरोध है कि भाई जरा ऐसे चैनलों को बंद करवाइए, या हमारी आवाम ही खुद फैसला करे कि किस तरह का चैनल जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए। कि ये मैंने राहुल जैसे गद्दारों को, प्रियंका, सोनिया, उनको बड़ी प्रमुखता से सब दिखाते हैं NDTV वाले और आज तक वाले और ABP न्यूज़ वाले, और वो भी बेशर्मी से। ये भी उतने ही गद्दार हैं। दो एक उदाहरण दे करके आगे बढ़ते हैं। जब ये राहुल का वक्तव्य दिखाते हैं ये TV चैनल वाले, क्या उनके दिमाग में नहीं आता कि ये वही राहुल है जो कि डोकलाम के मुद्दे पर, जबकि भारत और चीन, हमारे दुश्मन चीन के साथ तनातनी थी, युद्ध ऐसी स्थिति बनी हुई थी, उस दौरान यह दुश्मन चीन के दूतावास माने उसके राजदूत से गुप्त रूप से रात के 12 बजे मिलता है। इतना बड़ा गद्दार, और उसके वक्तव्य को दिखाते हैं सब, ये बैठे बैठे उस पत्रकार। यार सोचिए इसको, ये सारे पत्रकार और ये चैनल वाले इस देश के शत्रु और गद्दार नहीं है।
क्या वो राहुल जो अपने नवजोत सिद्धू को भेजता है, बाजवा उस सेना का अध्यक्ष है जो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में आकर के हमारे हजारों भारतीय भाई बहनों की हत्या करते हैं। वो राहुल है। ये दिमाग में नहीं आता है एनडीटीवी वालों के, आज तक वालों के, एबीपी न्यूज़ वालों के, न्यूज़ नेशन वालों के। तो ये भी देश के लिए खतरा हैं, गद्दार हैं बिल्कुल। ये फैसला आवाम को करना है और इनको भी एक दिन देश को हिसाब देना पड़ेगा और देश बहुत अच्छे से इनसे हिसाब लेगा इसे। तो इस तरह की बीमारियां बहुत फैली हुई हैं, पाली गई हैं। हमारे गरीब और हमारे आम भारतीय भाई बहन जाएं तो जाएं कहाँ, ये समस्या उनके लिए बहुत बड़ी है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता दल इन बातों से वो निराश बिल्कुल नहीं है। कम से कम उसने शुरुआत की है कि जो देश का जो सबसे बड़ा अभिशाप है, यानी हमारे देश में जो बिखराव है, आपस में शक शुबा है, जो तनाव है, उसको दूर करके भारतीय एकता लाने का, और वो ला के रहेगा। और इसलिए यही विनती है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने अवाम से, कि राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू नागालैंड से, इनकी कुर्बानी शहादत को याद करिए। और साथ साथ ये भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इन्हीं की कुर्बानी शहादत, जिन्होंने अपने प्राण से सब कुछ न्यौछावर किया इस मुल्क के लिए, भारत माता की बलवेदी पर, उन्हीं की बदौलत ये आज़ादी मिली है। ये कांग्रेसी जो है, उसमें कांग्रेस थी, अब तो खैर जीएनपीसी के रूप में वो आ गई। ये कांग्रेसी मुखबिर थे उस अंग्रेजी सरकार, जिस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमारे हमारे अमर शहीद और देशभक्त लोग जो है वो संघर्ष कर रहे थे। उन्हीं अंग्रेजों के मुखबिर थे ये कांग्रेस का। ये सच्चाई है। ये भले कहें कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुछ नहीं। हाँ, जब सत्ता जब जाने वाले थे, सत्ता कैसे छीनी जाए, अपने ही पास आए, भले वो देश बांट करके, भले वो 25 से 30 लाख लोगों को मार करके और 3 करोड़ लोगों के घर उजाड़ करके सत्ता चाहिए। तो वो ज़माने से है कि देश का कुछ भी हो जाए, ये जो बिरादरी जीएनपीसी, गांधी, नेहरू परिवार, चंद्र चौकड़ी, हम इसको सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकती है। इतनी सी बात हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको समझें। इसलिए ये भारतीय एकता के माहौल को आगे बढ़ाएं। हाँ, और इस जो यूट्यूब में जो बात कही जाती है, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप ये भी करिए कि घंटी बजाएं। अब घंटी घंटा तो नहीं कहा जाएगा। अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वो सब्सक्राइब करवाएं, इसका अधिक से अधिक प्रचार करें। यह भी एक बहुत देश के लिए ज़रूरी है, मुल्क के लिए ज़रूरी है, मुल्क की एकता के लिए ज़रूरी है, भारतीयता के लिए ज़रूरी है कि जितना ही इसका प्रचार होगा, भारतीयता के माहौल को लाने में, प्रसार करने में उतनी ही अधिक ये मदद मिलेगी। तो पुनः इनसे समित पात्रा जैसे लोगों से भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि समित पात्रा महोदय, आप वकील हैं, आपको जाना चाहिए, मोदी सरकार के जो कानूनी सलाहकार हैं उनको भी जाना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाकर केंद्र को निर्बाध शक्तियाँ दी हुई हैं। इन्हीं सब परिस्थितियों के लिए हमारे जो गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों के संकट के निवारण के लिए
और जिसमें ममता बनर्जी या उद्धव ठाकरे या कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है हमारे गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों की और उनके दुख दर्द की। और यदि उनके दुख दर्द निवारण के लिए सरकार ने बर्खास्त करने की बात आती है तो 1 सेकंड 1 मिनट में उनको बर्खास्त करिए, हाँ, लेकिन उनको राहत पहुंचाइए। इतनी छोटी सी बात समित पात्रा भी जान लें और मोदी जी भी जान लें और मोदी के सलाहकार भी जान लें। और एक बात जो शुरू में कही गई थी, जितने दान देने वाले हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी लोग हैं और काफ़ी लोगों ने सरकार को दान देना बंद करिए। सरकार को दान देने के मतलब कि भ्रष्ट तंत्र को दान देना। भ्रष्ट में कौन है? भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट नेता और मुख्यमंत्री, ये उन्हीं की जेब में जाता है। चाहे गरीबों, चाहे गरीब जो है कितनी भी तकलीफ में हो, कितने भी संकट में हो, ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है। इसलिए जो भारतीय जनता दल ने कहा था कि आप इस तरह की व्यवस्था करिए, भोजन बनवा करके बांटने का कुछ तरीका भारतीय जनता दल ने बताया था। भोजन बांटिए, भोजन दीजिए, तो बड़े आराम से जब उनको भोजन मिल गया होता है तो इस तरह से जाने की नौबत नहीं आती। और तो और अपने ही देश में ये शर्म आनी चाहिए इस जेएनपीसी को। ये हमारे मजदूर भाई बिहार में हैं और ये मतलब उनका जो घर बार बिहार का है, लेकिन यदि गुजरात में रहते हैं तो बोलते हैं ये प्रवासी हो गए। अरे पूरा देश एक ही है भैया, सिटीजनशिप भी एक ही है। हद है, धिक्कार है जेएनपीसी को, बीजेपी को, कि जो इनको प्रवासी कहा जाता है। यदि बिल्कुल भारतीयता का माहौल रहता, वो व्यवस्था, वो सेवा हमारे इन गरीब भारतीय भाई बहनों को वहीं मिलती। लेकिन बिल्कुल लानत है ऐसी बीजेपी सरकार को भी, और उससे कई गुना लानत है इसे जेएनपीसी जिसने इतने सालों तक शासन के बाद भी जो है वो कोई वो बिहारी बना रहा, वो गुजराती बना रहा, वो जो है वो छत्तीसगढ़ी बना रहा। भारतीयता का माहौल इस देश के दुश्मनों ने, जेएनपीसी वालों ने कभी आने नहीं दिया। वरना यदि भारतीयता का माहौल रहता तो कोई प्रवासी नहीं है, सभी भारतीय हैं। जहाँ रह रहे हैं सारी राहत जो है उनको वो मौके पर मिलती है। लेकिन उनको कोई प्रवासी है तो कोई वहाँ जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई रोड पर मर रहा है। बिल्कुल ये सिर्फ भारतीयता के अभाव में। देश एक है, वो हमारे लोग कहीं भी रहें, कहीं भी काम करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कब माहौल भारतीयता का होता, इसलिए भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाइए, भारतीय एकता के माहौल को आगे बढ़ाइए। हम सभी लोग भारतीय हैं, इस बात को आगे बढ़ाइए। और इस YouTube को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और करवाइए। इसकी नितांत आवश्यकता है और यह देश हित में बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ इस आवश्यक परिचर्चा और समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।